नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट होता क्या है, इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये सबसे पहले कब यूज़ में आया था और इसे किसने बनाया था। तो इस टाइप की जितनी भी जानकारी है वो सारी हम अभी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट का परिचय देखते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसे 1 जनवरी 1983 में विंडसर्फ ने शुरू किया था। 1 जनवरी 1983 में किसने शुरू किया था? विंडसर्फ ने शुरू किया था। तो इसी को देखिए, ये सर्फ से हम क्या करते हैं? सर्फिंग करते हैं। जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम सर्फिंग बोलते हैं। तो इसी सर्फिंग से ये सर्फ है। तो 1 जनवरी 1983 में विंडसर्फ ने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए इन्हें इंटरनेट का क्या कहते हैं? पिता कहा जाता है। इंटरनेट का जनक कौन? इंटरनेट के पिता या जनक ये हो गए विंडसर्फ। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है और यह वाइड एरिया नेटवर्क होता है। WAN वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वैन होता है। यह स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP और IP का प्रयोग करता है। विश्व में आपस में जुड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। जितने भी नेटवर्क जुड़े हुए हैं विश्व में उन्हें हम इंटरनेट कहते हैं। होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे बाहर से एक आपका एयरटेल जियो का कंपनी का इंटरनेट आया, तो ये एयरटेल और जियो कंपनी का जो नेट है ये किससे जुड़ा होगा? मॉडेम से जुड़ा होगा। और मॉडेम से जुड़ने के बाद ये पूरे घर में इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। मॉडेम किसको कहते हैं? तो मॉडेम उस डिवाइस या प्रोग्राम को कहते हैं जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो मॉडेम ही क्या करता है? ये डेटा को संप्रेषित करता है, सेंड करता है, भेजता है, जैसे हम डिवाइस में इंटरनेट डाल लेते हैं। इंटरनेट को सूचना का राजपथ या इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है। इंटरनेट को सूचना का राजपथ या इंफॉर्मेशन हाईवे भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं इंटरनेट का इतिहास क्या है, ये कैसे बना, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले 1960 के दशक में जेसी लिकलाइडर ने सर्वप्रथम इस विचार को रखा था। तो जेसी लिकलाइडर ने सर्वप्रथम इस विचार को रखा, लेकिन ये जनक नहीं है, इन्होंने सिर्फ विचार को रखा। तो विंडसर्फ जो है 1983 1 जनवरी 1983 में उन्होंने बनाया था इंटरनेट। लेकिन प्रथम जो दार्शनिक हम कह सकते हैं वो कौन थे? जेसी लिकलाइडर। विश्व में पहली बार अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क की स्थापना की गई। इसे वर्ष 1969 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा ने मिलकर स्थापित किया था। तो सबसे पहले किसकी शुरुआत की गई थी? अर्पानेट की। ये इंटरनेट नहीं है, ये है अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान और सेना में उपयोग करना था। तो देखिए, सेना, जैसे मान लीजिए कि ये आपका USA है, अमेरिका है। अमेरिका में ये एक सेना का बेस है, ये दूसरा बेस है, ये तीसरा बेस है, ये चौथा बेस है। तो किसी भी जानकारी को एक बेस से दूसरे बेस पहुंचाना है हमें, तो हम किसका यूज करेंगे? तो इसके लिए, इसी समस्या को सुलझाने के लिए अर्पानेट का यूज किया गया। और अर्पानेट जो है, इससे इन सबको कनेक्ट किया गया, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान USA में, अमेरिका में आसानी से हो पाता था। इसके बाद
फिर दूसरा प्रमुख नेटवर्क आया, इसको बोले एनएसएफ नेटवर्क, मतलब एनएसएफ नेट। तो एनएसएफ का फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। तो नेशनल साइंस फाउंडेशन से हमें क्या समझ आता है कि साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होते रहे होंगे तो उनको देखने या उनको बढ़ाने के लिए एनएसएफ नेट का यूज किया गया। कब यूज किया गया? तो एनएसएफ नेटवर्क 1980 में ये स्थापित किया गया था। अर्पानेट कब स्थापित किया गया था? अर्पानेट 1969 में स्थापित किया गया था। 1960 में जेसी लिक्लाइडर सर्वप्रथम इसके विचारक थे। 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इसे स्थापित किया। किसे? एनएसएफ नेट को। एनएसएफ नेट जो है अर्पानेट के मुकाबले ज्यादा सक्षम नेटवर्क था। अब देखिए यहाँ हर एक साल में जो नेटवर्क और बाकी चीजें हैं ये कितना ज्यादा अपडेट हो जाता है। तो यहाँ तो 1969 से 1980 की बात है, मतलब लगभग 11 साल। तो 11 सालों में काफी सक्षम हो गया होगा, काफी अच्छा हो गया है ना। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये जो था वो ज्यादा सक्षम था अर्पानेट के मुकाबले, एनएसएफ नेट ज्यादा अच्छा था। इसका उपयोग केवल शैक्षणिक अनुसंधानों में ही किया जाता था। तो एनएसएफ जो नेटवर्क है इसका उपयोग शैक्षणिक अनुसंधानों के लिए किया जाता था। इसके बाद अब मेन आएंगे विंडसर्फ। तो विंडसर्फ ने क्या किया? विंडसर्फ ने सबसे अच्छा काम किया कि 1 जनवरी 1983 को इन्होंने दोनों प्रमुख नेटवर्क कौन कौन से, अर्पानेट और एनएसएफ नेट, इन दोनों को जोड़ दिया। और इन दोनों को जोड़ने के कारण यहाँ इंटरनेट की स्थापना हुई। तो इंटरनेट की स्थापना कैसे हुई? इंटरनेट को कैसे बनाया गया? अर्पानेट और एनएसएफ नेट को जोड़कर इंटरनेट बनाया गया। किसके द्वारा? विंडसर्फ के द्वारा 1 जनवरी 1983 में। इस प्रकार विश्व की 2 प्रमुख संस्था द्वारा स्थापित नेटवर्क को जोड़कर एक पब्लिक नेटवर्क की स्थापना की गई और इससे इंटरनेट का उद्भव हुआ और इसी से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये था इंटरनेट के बारे में इतिहास। अब आगे देखते हैं इंटरनेट से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो लाभ तो आजकल इंटरनेट के इतने ज्यादा लाभ हैं कि आपको पता ही होगा, हम इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेट का लाभ देखते हैं। तो सबसे पहले ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से आसानी से संपर्क स्थापित करने की अनुमति देता है। इसके माध्यम से दुनिया में कहीं भी हम कहीं से भी संपर्क बना सकते हैं। इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को प्रकाशित कर सकते हैं, पेपर इत्यादि की बचत होती है जिससे। यह कंपनियों के लिए कीमती संसाधन है जिससे वे व्यापार, विज्ञान, विज्ञापन और लेन देन भी कर सकते हैं। आजकल ई कॉमर्स की गतिविधि इंटरनेट पर बहुत ज्यादा की जा रही है। तो ई कॉमर्स मतलब जो भी बेचने या खरीदने का काम है वो इंटरनेट से कर लिया जाता है। अब देखिए इंटरनेट की हानियां क्या क्या है, इंटरनेट से हमें क्या क्या हानि होती है। तो सबसे पहले इंटरनेट के कारण ही वायरस सबसे ज्यादा अब कंप्यूटर में जा रहे हैं। तो वायरस के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है? इंटरनेट। इंटरनेट पर भेजे गए संदेशों को आसानी से चुराया जा सकता है और बहुत सी जानकारी जांची नहीं जाती, इसलिए यह गलत या असंगत भी हो सकती है। अनैच्छिक तथा अनुचित डॉक्यूमेंट तथा कभी कभी गलत लोगों द्वारा इसे इस्तेमाल किया जाता है। साइबर धोखा जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का गलत इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। इंटरनेट का यूज करके आपके बैंक से पूरे पैसे निकाले जा सकते हैं। तो ये सारी हानियां हैं। आगे देखते हैं इंटरनेट के लिए हमें किस किस चीजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपके पास एक पीसी होना चाहिए। अब तो इंटरनेट मोबाइल में भी चल जाता है, लेकिन ये हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ये जानना जरूरी है हमें। तो एक पीसी होना चाहिए और साथ में एक मॉडेम होना चाहिए।
तो मॉडेम क्या करेगा, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट लेगा, सर्विस लेगा और उसको फिर वो किस में देगा, पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में देगा। फिर इंटरनेट जैसे मिला तो उसके कम्युनिकेशन के लिए मीडियम होना चाहिए और वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जैसे गूगल वगैरह हो गए, है ना, क्रोम वगैरह हो गए। तो वेब ब्राउजर जिससे हम ब्राउज कर सके, सफारी हो गई, इस तरीके से वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होगी, तब हम आसानी से इसे चला सकते हैं पीसी में। इसके बाद एक वर्ड आती है इंट्रानेट। तो इंट्रानेट क्या होती है, तो इंटरनेट आप देख सकते हैं कि संगठन के भीतर निजी कंप्यूटरों का एक छोटा सा समूह जो होता है, इसे इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कॉलेज है, तो कॉलेज के अंदर लेक्चर्स होते हैं, उन लेक्चर्स को और पीडीएफ जो होते हैं पढ़ाई वाले, उनको प्रोवाइड करना है बच्चों को। तो क्या होगा, वहाँ की लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में वो सारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होंगे, इंटरनेट में उसे डाल दिया जाएगा और बाकी बच्चे उसे, जितने बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते हैं या उस संस्था में, सिर्फ कॉलेज की बात नहीं, किसी भी संस्था की बात है, तो उस संस्था में सारे जो हैं वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंटरनेट होता है। तो देखिए क्या लिखा है, इंटरनेट डाटा साझा करने की क्षमता तथा संगठन के कर्मचारियों के समग्र ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए नेटवर्क प्रौद्योगिकी या नेटवर्क टेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के बीच संचार की सुविधा को आसान करता है। ठीक है, तो यही है कि बेसिक जानकारी उस कंपनी की वहां डाल दिया जाता है और कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं उनके बीच ये डेटा का आदान प्रदान कर सकता है आसानी से। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि ये एक ही एरिया में होता है ना, ये वाइड एरिया नेटवर्क नहीं है, वैन नहीं है, ये छोटे से एरिया में होता है और बहुत फास्ट होता है। इसके बाद आती है एक्स्ट्रानेट। तो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में क्या डिफरेंस है? एक्स्ट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो सुरक्षित रूप से विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों या अन्य व्यवसायों के साथ व्यापार की जानकारी साझा करने के लिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी तथा सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग करता है। एक्स्ट्रानेट को एक संगठन के इंट्रानेट के रूप में भी देखा जा सकता है, जो संगठन के बाहर के उपयोगकर्ताओं के लिए बढ़ा दिया गया हो। तो एक्स्ट्रानेट क्या है कि संगठन के लिए इंटरनेट बनाया गया है, अब इंट्रानेट को बाहर के कुछ लोगों के लिए एक्सेस दिया गया है, तो बाहर के कुछ लोगों को एक्सेस दिया गया है तो वो बन गया एक्स्ट्रानेट, और बाहर के सभी लोगों को एक्सेस दे दिया जाएगा तो वो बन जाएगा इंटरनेट। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों में, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इसके बाद आती है हमारी OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो चलिए अब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता क्या है और इसे हम कैसे यूज करते हैं इसके बारे में देखते हैं। अब हम देखेंगे OSI मॉडल के बारे में, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। यह एक आभासी मॉडल है जो दो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर के मध्य नेटवर्क कनेक्शन आर्किटेक्चर को प्रदर्शित करता है। OSI मॉडल को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने सन 1984 में विकसित किया था। OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं और प्रत्येक लेयर को अपना अलग कार्य करना होता है। 7 लेयर आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं, 7 लेयर आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं, परंतु डाटा का ट्रांसमिशन एक लेयर से दूसरे लेयर में होता है। प्रत्येक लेयर नेटवर्क में अपने कार्य को करने के लिए प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। यह लेयर अलग प्रोटोकॉल पर कार्य करता है, हर लेयर अलग प्रोटोकॉल पर कार्य करता है। नेटवर्क कनेक्शन की शुरुआत फिजिकल लेयर से होती है। यह OSI मॉडल का पहला लेयर होता है।
जो दो डिवाइस की फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। एप्लीकेशन लेयर सबसे आखिरी और सेवंथ लेयर है जो यूजर के सिस्टम पर कार्य करता है। ओएसआई मॉडल के लिए सभी लेयर और उसमें प्रयोग होने वाले सभी प्रोटोकॉल निम्नलिखित हैं जिन्हें क्रम से दर्शाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले ये यहाँ देखिए, सबसे लास्ट सातवां क्रम कौन सा है? तो सातवां है एप्लीकेशन लेयर, सबसे लास्ट में आती है, जिसको हम सबसे पहले देख रहे हैं। तो एप्लीकेशन लेयर ये होता है लास्ट में। तो एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल कौन कौन से हो सकते हैं? HTTP, FTP, IRC, SSH, DNS, SMTP, टेलनेट, यूजर टू यूजर। तो ये इसके प्रोटोकॉल्स है। इसके बाद आती है आपकी डाटा ट्रेवल, की डाटा कहां से कहां ट्रेवल करती है। तो APDU या डाटा इसमें ट्रेवल करती है। नेटवर्क ड्राइव डिवाइस क्या हो सकते हैं या एड्रेस क्या हो सकता है? तो गेटवे हो सकता है इसमें। एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस हो सकती है। इसके बाद होती है प्रेजेंटेशन लेयर, सेकेंड लास्ट है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का प्रोटोकॉल कौन कौन सा है? SSH, SSL, SSL, SSH, IMAP, FTP और इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट। डाटा ट्रेवल कहां से कहां करती है, क्या है? तो PPDU में डाटा ट्रेवल करती है और नेटवर्क डिवाइस क्या होता है? गेटवे होता है। उसके बाद होती है सेशन लेयर। सेशन लेयर का प्रोटोकॉल क्या क्या है? APIs, सॉकेट्स, विनसॉक और कनेक्शन क्रिएट। SPDU डेटा जो है ये ट्रेवल करती है और कनेक्शन लेयर है इसका गेटवे। चौथा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो TCP और UDP ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होती है प्रोटोकॉल इसकी, और डाटा ट्रेवल करती है सेगमेंट्स में। नेटवर्क डिवाइस है गेटवे या पोर्ट एड्रेस। इसके बाद थर्ड है नेटवर्क लेयर। थर्ड नेटवर्क लेयर में आपकी जो प्रोटोकॉल होती है ये है आपका आईपी एड्रेस जैसे बोलते हैं ना, तो वो आईपी, ICMP, IGMP, ARP, सोर्स आईपी टू डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है। और डाटा कहाँ ट्रेवल करती है? पैकेट्स में ट्रेवल करती है। और नेटवर्क क्या होता है? राउटर, लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस, ये होता है आपका नेटवर्क डिवाइस। इसके बाद डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर ये ईथरनेट, PPP, नोड टू नोड डिलीवरी या वायरलेस हो सकती है। फ्रेम, डाटा कहां ट्रेवल करेगी? फ्रेम में ट्रेवल करेगी। और नेटवर्क स्विच, ब्रिज या फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस में काम करती है। फिर होता है फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में केबल से कनेक्ट होता है और इसे बिट्स में, डाटा जो है बिट्स में ट्रेवल करती है और इसमें हब या रिपीटर होती है। जो नेटवर्क है ये हब या नेटवर्क डिवाइस, हब या रिपीटर कहते हैं इसे। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे 7 लेयर हो सकते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके बाद नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर और उसके बाद लास्ट में फिजिकल लेयर। एक्चुअली लास्ट में फिजिकल लेयर नहीं, सबसे स्टार्टिंग फिजिकल लेयर होता है। जब तक हम केबल के थ्रू किसी चीज को जोड़ेंगे नहीं तब तक तो काम होगा नहीं। तो केबल में सबसे पहले किसी चीज को जोड़ते हैं केबल से, उसके बाद वो उसमें ईथरनेट, PPP में जाता है, फिर आईपी एड्रेस उसमें होता है, उसके बाद TCP या UDP होता है, फिर AIP होता है, SSH होता है, और लास्ट में HTTP होता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल लेयर है। जैसे HTTP, ये एप्लीकेशन जब हम यूज करते हैं क्रोम वगैरह, तो सबसे पहले होता है ना एड्रेस, उसमें HTTP/ ऐसा वाला, तो ये आता है फिर लास्ट में। तो ये थे OCI मॉडल के 7 लेयर्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल नियम का वह सेट है जो डाटा कम्युनिकेशन
की देख रेख करता है। यह प्रोटोकॉल इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे टीसीपी या आईपी। तो देखिए ये जो हमने देखा था इंटरनेट प्रोटोकॉल, कहाँ था? अच्छा, इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं देखा था। इंटरनेट प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट है जो डाटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है ना, डाटा के कम्युनिकेशन को देखरेख करता है। और ये किसके द्वारा, टीसीपी या आईपी के द्वारा देखरेख इसका किया जाता है। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, पर इनका उपयोग एक साथ किया जाता है, इसलिए इन्हें सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, आईपी सूट कहा जाता है। किसे? ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी, और इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। तो टीसीपी और आईपी को मिला के क्या बनती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट बनती है। टीसीपी प्लस आईपी, इन दोनों को मिला के क्या बनती? इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट बनती है। इसका उपयोग करके कंप्यूटर व सर्वर के बीच संचार स्थापित किया जाता है। तो कंप्यूटर और सर्वर के बीच मेन जो होता है ये क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट होता है। इसके बाद टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रत्येक पैकेट को एक विशेष एड्रेस या पते में भेजता है और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उसका रास्ता तय करती है। यह ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। इसके बाद आती है आपकी आईपी एड्रेस। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को उनकी सेवा या उनकी पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है, उसे आईपी एड्रेस कहते हैं। यह आईपी एड्रेस उसे इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा दिया जाता है। किसी दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस समान नहीं हो सकता। किसी दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि आईपी एड्रेस जो होता है इसका प्रचलित वर्जन किस तरीके से होता है। तो देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन आईपीवी, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो 4 है वो किस तरीके से लिखा जाता है? तो यह एड्रेस 32 बीट का होता है। तो 32 बीट मतलब ये देखिए यहां पर 8 8 8 और 8, तो 8 4 जा 32, तो 8 8 के इसमें 32 बीट है। तो IPv4 जो है, IPv वर्जन 4 के 8 लेयर, 8 8 के 4 लेयर होते हैं, मतलब 32 बिट होता है। 4 भागों में बटा होता है, 1 2 3 4। इन 4 पार्ट्स स्ट्रिंग या 4 भाग को डॉट या पीरियड या ये देखिए डॉट साइन से अलग किया जाता है। यहां देखिए डॉट का साइन है, ये डॉट का साइन, इनसे इसको अलग किया जाता है। प्रत्येक पार्ट 8 बीट का होता है, जिसे ऑक्टेट कहते हैं। तो ये जो 8 बीट का पार्ट है इसे क्या कहेंगे? ऑक्टेट। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 4 ऑक्टेट से मिलकर बना होता है। इस प्रकार 32 बिट का एड्रेस तैयार होता है। तो ये देखिए 4 ऑक्टेट है, 1 2 3 4, और टोटल कितने बिट है? 32 बिट। यह आईपी एड्रेस कम से कम 000.000.000.000 और अधिक से अधिक 255.255.255.255 तक के अंकों का समूह, 4 समूह होता है। उदाहरण के लिए देखिए जैसे 192.168.56.115, तो इस तरीके का जो एड्रेस है ये आईपी एड्रेस वर्जन 4 कहलाता है। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि 256.198.10.15, अगर ऐसे करेंगे तो ये और ये तीनों नंबर तो सही है, लेकिन यहां क्या आ जा रही है?
256 आ जा रही है, जो 255 से बड़ी है, तो ये आईपी एड्रेस बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद होता है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बड़ा है। ठीक है, किस तरीके से बड़ी है? इसमें 128 बिट होती है। कितने बिट होती है? 128 बिट। और IPv4 में कितनी बिट होती है? 32 बिट। इसमें कुल 2 टू द पावर 128 आईपी एड्रेस प्रदान किए जाते हैं। 2 टू द पावर 128 आईपी एड्रेस इसमें दिए जा सकते हैं। यह कुल 8 भागों में बटा होता है। इससे पहले 8-8 के 4 भाग थे, यहां पर 8-8 के 4 भाग थे, लेकिन इसमें 4-4 के 8 भाग होंगे। और अगर आप इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 को देखोगे तो ये किससे सेपरेट हुआ है? यहाँ डॉट से सेपरेट हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं डॉट से सेपरेट हुआ है। लेकिन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 आप देखेंगे तो यहां पर दो बिंदी, दो डॉट, जिसको हम कॉलन कहते हैं, ये इससे सेपरेट होगा, कॉलन से सेपरेट होगा। इस एड्रेस के लिए कितने 128 बीट नंबर का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुल 2 टू द पावर 128 आईपी एड्रेस प्रदान किए जाते हैं। यह कुल 8 भागों में बटा होता है। प्रत्येक भाग 16 बीट के होते हैं। तो 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 128। तो पर जो पोर्शन होते हैं वो 16 बीट के होते हैं। इन भागों को कॉलन से अलग किया जाता है। इसमें डेसिमल के साथ साथ हेक्साडेसिमल अंकों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें डेसिमल के साथ साथ हेक्साडेसिमल अंक भी यूज किए जाते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, 2001 कॉलन 1278 कॉलन OB7A कॉलन 4321 कॉलन 0011 कॉलन 1000 कॉलन 0675 कॉलन 115A। तो इस तरीके से ABCD का भी यूज हो रहा है और 1 2 3 4 का भी यूज हो रहा है। तो ऐसे करके 16 बीट होते हैं और हर एक बीट 16 बीट जो है, 16 बीट के कितने भाग होते हैं? तो 8 भाग होते हैं। तो 16 8 128 बीट टोटल इसके होते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा है डायनेमिक आईपी एड्रेस। पहला है आपका स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जो एक जगह रहता है, डायनेमिक जो मूव करती है। तो आगे देखते हैं स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है और होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। यह आईपी एड्रेस स्थिर रहता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस को IANA द्वारा किसी भी सिस्टम को दिया जाता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस कोई संस्था अपने स्थिर आईपी एड्रेस के रूप में प्रयोग करती है। स्टैटिक आईपी एड्रेस मुख्य रूप से तब रखा जाता है जब किसी को अपनी संस्था से जोड़ने के लिए एड्रेस को याद रखने की आवश्यकता पड़े। स्टैटिक आईपी एड्रेस बदलता नहीं है, इसलिए इसे फिक्स्ड आईपी एड्रेस भी कहते हैं। तो किसी को आईपी एड्रेस अपना चेंज नहीं करना है, बार बार अलग अलग कंप्यूटर या लैपटॉप यूज भी करे तो भी वो चेंज ना हो, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? स्टैटिक आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या है? यह आईपी एड्रेस समय के साथ बदलता रहता है। जब आप इंटरनेट से जुड़ते हैं तब आपको नया आईपी एड्रेस प्राप्त किया जाता है। यह आईपी एड्रेस डायनेमिक कहलाता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस को DHCP सर्वर के साथ या DHCP सर्वर के द्वारा किसी भी सिस्टम को दिया जाता है। तो ये होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस और ये समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं फाइल ट्रांसफर
प्रोटोकॉल FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? इसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर उपयोगकर्ता और सर्वर के बीच फाइलों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का उपयोग इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अगला आता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे पुश प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। यह प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रोटोकॉल सेंडर के सिस्टम से सर्वर तक मेल भेजने का कार्य करता है। SMTP। अगला आता है IMAP। IMAP क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यह एक पुल प्रोटोकॉल है। इसका उपयोग मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह प्रोटोकॉल हमें सर्वर से ईमेल एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें हम किसी भी स्थान से किसी भी डिवाइस के द्वारा अपना मेल पढ़ और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल मेल एक्सेस करने के कार्य में उपयोग होता है। यह मैसेज एक्सेस एजेंट की तरह कार्य करता है। यह सर्वर में आए हुए मेल को यूजर के सिस्टम में लाने का कार्य करता है। POP3 ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। तो ये होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3। अब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में ये नहीं सोचना है कि ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो पोस्ट ऑफिस में यूज होता है। ठीक है, ईमेल क्या है? ईमेल मैसेज भेजने का काम कर रही है और मैसेज लेने का काम कर रही है। तो पोस्ट ऑफिस में भी क्या होता है? मैसेज भेजा और लिया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल रख दिया गया है। इसके बाद होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे हम HTTP भी कहते हैं। यह www वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग HTTP क्लाइंट सर्वर सिद्धांत पर कार्य करता है। वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक वेब पेज का स्थानांतरण इसी प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से हाइपर टेक्स्ट ऑडियो और वीडियो के रूप में डाटा को ट्रांसफर या स्थानांतरित किया जाता है। यह होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर HTTPS। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यह HTTPS का सिक्योर प्रोटोकॉल है। HTTPS क्लाइंट और सर्वर के बीच प्रसारित डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए सिक्योर सॉकेट लेयर SSL प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। अब SSL क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। यह एक दस्तावेज है जो किसी वेबसाइट या संस्था की पहचान की पुष्टि करता है। इसके बाद आता है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज तैयार करने के लिए तैयार लैंग्वेज है, जिसमें हाइपर टेक्स्ट तथा हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। हाइपरलिंक के माध्यम से किसी वेबसाइट के वेब पेजों को आपस में जोड़ा जाता है। फिर आता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या है? यह TCP प्रोटोकॉल की तरह ही कार्य करता है, पर स्मॉल साइज के डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। तो छोटे डेटा पैकेट को ये ट्रांसफर करता है UDP यूजर
डेटाग्राम प्रोटोकॉल। फिर अगला आता है टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल क्या है? इसे हम टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका प्रयोग हम किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं, अर्थात एक स्थान से बैठे बैठे दूसरे स्थान के कंप्यूटर को प्रयोग कर सकते हैं। टेलनेट सेशन वैध यूजर नेम तथा पासवर्ड को प्रविष्ट करने पर शुरू हो जाता है। उदाहरण एनीडेस्क, दूर स्थित कंप्यूटर को एक्सेस करना, ये टेलनेट का काम है। फिर डीएचसीपी। डीएचसीपी क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट ट्रांसमिशन प्रोटो सॉरी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या होता है? यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है, जिसे होस्ट या किसी नेटवर्क डिवाइस के नेटवर्क में सेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यह रिमोट सर्वर द्वारा होस्ट के नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रोटोकॉल होने के कारण स्वयं अपने संदेशों का सेट रखता है। तो ये होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगला है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या है? यह फिजिकल लेयर में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क में किन्हीं दो नोड्स को जोड़ने का कार्य करती है। फिर क्या आती है? ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल डिवाइस के आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस का पता लगाता है। ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल डिवाइस के आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस का पता लगाती है। तो आईपी से मैक एड्रेस का पता लगाती है ARP। फिर गूफर, यह कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो विभिन्न वेबसाइटों से डाटा ढूंढकर प्रदर्शित करता है। फिर एक आती है ईथरनेट प्रोटोकॉल। ईथरनेट प्रोटोकॉल क्या होती है? लैन की कनेक्टिविटी में ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी कनेक्टिविटी करने के लिए ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या है? वायरलेस डिवाइस जैसे मोबाइल में इसका उपयोग इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने में होता है, जैसे वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, WAP। वायर ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, सॉरी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? इसे इंटरनेट, टेलीफोन, ब्रॉडबैंड फोन, डिजिटल फोन आदि भी कहा जाता है। एनालॉग या नियमित फोन चालन के बजाय ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके VoIP इंटरनेट पर फोन सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। यह मल्टीमीडिया संचालित करते हैं मल्टीमीडिया संचालित करते हैं। यह होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर से देख लेते हैं। इसे इंटरनेट टेलीफोन, ब्रॉडबैंड फोन, इंटरनेट टेलीफोन, ब्रॉडबैंड फोन, डिजिटल फोन आदि भी कहा जाता है। एनालॉग या नियमित फोन चालन के बजाय ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फोन सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं एवं मल्टीमीडिया संचालित करते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का विशेषकृत या स्पेसिफिक एड्रेस
उस वेबसाइट या वेब पेज पर यूआरएल कहलाता है। मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस क्या होती है? मैक का पूरा नाम मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। इसे हम फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। मैक एड्रेस सिस्टम निर्माता कंपनी के द्वारा प्रत्येक नेटवर्किंग डिवाइस को दिया जाता है। मैक एड्रेस यूनिक होता है और हर सिस्टम का अपना अलग मैक एड्रेस होता है। जैसे अपने कंप्यूटर और फोन, इनका मैक एड्रेस यूनिक होता है और इन्हीं मैक एड्रेस का आधार पर इन्हीं मैक एड्रेस के आधार पर नेटवर्क में डिवाइस की पहचान की जाती है। मैक एड्रेस का उदाहरण क्या है? जैसे यहां देखिए 00:1B:44:11:3A:B7। तो इस तरीके से ये मैक एड्रेस लिखा जाता है। तो मैक एड्रेस जो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है, जिसमें 0 से 9 और A से F तक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। 0 से 9 और A से F, ABCDEFGHIJKL तो यहां जो ये 10 नंबर होंगे और यहां होंगे ABCDEF, छह लेटर्स। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक मैक एड्रेस कैसे होगा? तो ये 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 कैरेक्टर इसमें हो गए। और A टू F, ABCDEF, तो 6 इसमें हो गए। तो इसके द्वारा ये लिखी जाती है। मैक एड्रेस में 2 कैरेक्टर के 6 सेट होते हैं। प्रत्येक सेट 8 बीट का होता है। मैक एड्रेस में 2 कैरेक्टर के 6 सेट, 6 पार्ट को मिलाने पर मैक एड्रेस 48 बीट का होता है। मैक एड्रेस कितने बीट का होता है? 48 बीट का। मैक एड्रेस को कॉलन या हाइफन और पीरियड के निशान से अलग करके लिखा जाता है। तो ये हम लिख सकते हैं कॉलन, या इस तरीके से हाइफन बना सकते हैं, या पॉइंट या पीरियड ये कर सकते हैं। कॉलन, हाइफन, पॉइंट, ये तीनों के जरिए हम इसे लिख सकते हैं। मैक एड्रेस 2 पार्ट में बटे होते हैं। पहला 3 भाग में जो कुल 24 बिट का होता है उसे ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर बीट कहते हैं, और अंतिम 3 भाग NIC, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल बिट कहलाता है। हर कंपनी का यूनिक ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर बीट होता है। जैसे गूगल का OUI 3C 5A 3B4 है। OUI 3C 5A B4, ये क्या है? गूगल का मैक एड्रेस है या ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर बीट। ठीक है, OUIB, इस तरीके से बोल सकते हैं इसे। इसके बाद आती है इंटरनेट संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां। अब देख लेते हैं इंटरनेट संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां क्या क्या है। अब देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं। तो सबसे पहला होता है www, वर्ल्ड वाइड वेब। यह इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है जहां पर सभी जानकारियां एकत्र रहती हैं। इससे इंटरनेट पर संचार तथा सूचना साझा किया जाता है। इसके आविष्कारक कौन थे? तो टिम बर्नर्स ली 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार इन्होंने
किया था? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार विंट सर्फ ने किया था। और डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर ली। ये कब हुआ था? 1983 में इंटरनेट का आविष्कार हुआ था और 1989 में टिम बर्नर ली ने डब्ल्यू का आविष्कार किया। यह एक प्रकार का डेटाबेस है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। डब्ल्यू। अब आगे अगला है वेब पेज। वेबसाइट पर उपलब्ध सिंगल डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहते हैं। वेब बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या पेजों का संग्रह होता है। इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज को वेब पेज कहते हैं। इसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, लिंक, ऑडियो आदि होता है। अगला होता है वेबसाइट। वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहते हैं। सारे वेबसाइट वेब सर्वर में उपलब्ध होते हैं। उपयोगकर्ता वेबसाइट तक पहुंचने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग करता है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता तथा इंटरनेट के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। वेबसाइट में एक मुख्य पेज होता है जिसे हम होम पेज कहते हैं। होम पेज में अन्य पेज में जाने के लिए लिंक दी होती है जिसे क्लिक करके उपयोगकर्ता अन्य पेज तक पहुंचता है। प्रत्येक वेबसाइट के लिए आईपी एड्रेस तथा यूआरएल होना चाहिए। इसके बाद है आपका वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होती है? वेब सर्वर एक ऐसा सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समूह से मिलकर बना होता है। वेब सर्वर वह लोकेशन होता है जो बहुत से वेबसाइट, सूचना और वेब पेज को संग्रहित करके रखता है। वेब सर्वर की स्टोरेज क्षमता होती है। वेब सर्वर क्लाइंट या उपयोगकर्ता के द्वारा चाही गई वेबसाइट को उपयोगकर्ता को देता है। वेब सर्वर के पास सर्च इंजन भी होता है जिसकी सहायता से यूजर द्वारा दी गई सूचना को सर्वर में खोजा जाता है। सर्वर वह लोकेशन होता है जो उपयोगकर्ता से अपनी सूचना और संसाधन का साझा करता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्लाइंट है, ये तीनों क्लाइंट है, ये इंटरनेट है और सर्वर के थ्रू ये तीनों क्लाइंट जो है वो जुड़े हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए कि ये व्यापम है, तो व्यापम अपने सर्वर में जो भी डालेगा वो इस सब में आएगा। हम व्यापम में जाने के लिए हम लैपटॉप का भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं और पीसी का भी यूज कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में यूज जैसे लोग कर रहे हैं तो बोलते हैं सर्वर क्रैश हो गया, है ना? तो वही होता है कि इन सब से एक साथ जब इंटरनेट के थ्रू सर्वर को यूज किया जाता है तो क्रैश हो जाता है। तो वही होता है वेब सर्वर। ओपन वेब सर्वर। ओपन वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर जिसका सोर्स कोड आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसे किसी भी यूजर द्वारा अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, ओपन वेब सर्वर कहलाता है। कुछ लोकप्रिय ओपन वेब सर्वर निम्नलिखित हैं, जैसे जेन ओएसएस, एपेच, माई एसक्यूएल, ड्रूपल, मैग्नेटू, जावा, मोनो। तो ये सारे क्या हैं? वेब सर्वर्स हैं।
वेब एड्रेस, इसके बाद होता है वेब एड्रेस। तो वेब एड्रेस क्या है? इंटरनेट पर उपलब्ध प्रत्येक वेब पेज का एक एड्रेस होता है जिसे हम वेब एड्रेस कहते हैं। जैसे www.google.com गूगल से संबंधित वेब पेजों का वेब एड्रेस है। फिर होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट एक इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट का एक अंकीय पता होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। परंतु आईपी एड्रेस याद रख पाना कठिन होता है। किसी भी पते को आसानी से याद रखने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग किया जाता है। डोमेन नेम सिस्टम आईपी एड्रेस को समझने लायक सरल नाम में बदल देता है। इसके बाद होता है डोमेन नेम। ये तो था डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष यूनिक नाम दिया जाता है जिसे डोमेन नेम कहते हैं। जैसे google.com, cgwapam.gov.in। ऊपर दिए गए उदाहरण में गूगल डोमेन नेम है और .com डोमेन का एक्सटेंशन है। इसे डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। इसे डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। डोमेन नेटवर्क में उपलब्ध उपयोगकर्ताओं के समूह को उपयोगकर्ता के समूह को दर्शाता है। डोमेन नेम नंबर और अल्फाबेट का समूह एवं अधिकतम 64 कैरेक्टर का होता है। डोमेन नेम के अंत में डॉट के ठीक दाईं ओर डोमेन का एक्सटेंशन लिखा जाता है। कुछ टॉप लेवल का डोमेन नेम एक्सटेंशन के उदाहरण ये हैं, जैसे डॉट इन्फो, ये सूचना के लिए, सूचना इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसके लिए यूज होता है। डॉट कॉम तो कॉमर्शियल चीजों के लिए। डॉट गव तो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। डॉट ईडीयू तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। डॉट नेट तो नेटवर्क रिसोर्स के लिए इसका यूज किया जाता है। डॉट ओ आर जी तो ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए डॉट ओ आर जी यूज किया जाता है। डॉट इन तो इंडिया में जितने लोग हैं वो डॉट इन, इंडिया के जो कंटेंट है उन्हें डॉट इन के द्वारा हम देख सकते हैं। इसके बाद आती है डॉट यूएस तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हम इसमें जान सकते हैं। डॉट एसी तो एकेडमिक जानकारी इसमें हो सकती है। डॉट बिज तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी। डॉट एम आई एल तो सैनिक कार्रवाई से जानकारी या सैनिक जो है उनसे मिलिट्री की जानकारी से हमको मिल सकती है। यह डोमेन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है जेनेरिक डोमेन और दूसरा होता है कंट्री डोमेन। तो जेनेरिक डोमेन क्या होती है? किसी विशेष कंपनी या संस्था को प्राप्त डोमेन जेनेरिक डोमेन कहलाती है। जैसे ये सारी हैं, डॉट इन्फो, डॉट कॉम, डॉट जीओवी, डॉट ईडीयू, डॉट नेट, डॉट ओ आर जी, ये सारे क्या हैं? जेनेरिक डोमेन है। और यहाँ पर देखिए डॉट इन, डॉट यूएस, ये क्या है? ये है कंट्री डोमेन, जो किस कंट्री का है ये हमें बताता है। तो डॉट इन, डॉट पीके, डॉट यूएस, ये सारे जो है ये कंट्री डोमेन होते हैं। किसी विशेष देश से संबंधित डोमेन कंट्री डोमेन कहलाता है। इसके बाद आगे आती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता यूआरएल कहलाता है। यूजर को यह बताता है कि दी गई सूचना उसे कहां से प्राप्त होगी। किसी भी वेबसाइट पर पहुंचने के लिए वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के एड्रेस बार में यूआरएल लिखा जाता है। यूआरएल के आधार पर वेब ब्राउजर हमें उस वेब पेज तक पहुंचा देता है। जैसे यूआरएल का उदाहरण क्या है? http://www.google.com/home.html। तो देखिए यहाँ http ये है, फिर ये डबल डॉट स्लैश ये है, तीसरा फिर अलग हो रहा है यहाँ पर
www.google.com, फिर चौथा हो रहा है होम HTML। तो ये चार तरीके से अलग अलग है। तो सबसे पहले जैसे इन चार में हम देखेंगे तो ये HTTP, तो HTTP क्या है? यह ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। किसी भी URL की शुरुआत HTTP से की जाती है। उसके बाद जो ये डबल कॉलन है, ये क्या है? ये सेपरेटर है, उसको अलग करता है। कोलोन और स्लैश के माध्यम से ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डोमेन नेम को अलग किया जाता है। इसके बाद www क्या है? इसमें www के बाद होस्ट नेम या डोमेन का नाम होता है। इसके बाद होता है पाथ। डोमेन नेम के बाद जो भी फाइल या पेज के नाम लिखे होते हैं वह पाथ कहलाते हैं। ठीक है। फिर होता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से यूजर इंटरनेट में इंफॉर्मेशन सर्च करके रिजल्ट प्राप्त करता है। वेब ब्राउजर के माध्यम से हम www में इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। वेब ब्राउजर में एक एड्रेस बार होता है जिसमें URL लिखा होता है। वेब ब्राउजर क्लाइंट के द्वारा दी गई या क्लाइंट के द्वारा की गई रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाता है और सर्वर से प्राप्त रिजल्ट को यूजर को प्राप्त प्रदर्शित करता है। इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर। किस किस तरीके के वेब ब्राउजर होते हैं? तो वेब ब्राउजर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टेक्स्ट वेब ब्राउजर और दूसरा है ग्राफिकल वेब ब्राउजर। यह एक ऐसा वेब ब्राउजर है जिसमें केवल टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं। इसमें इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि सर्च नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लिंक, WMS, ब्राउश, लिंक मोड ब्राउजर, नेट्रिक, Emacs, E-लिंक्स, इट्स। तो ये सारे क्या है? वेब ब्राउजर है, टेक्स्ट वेब ब्राउजर। ग्राफिकल वेब ब्राउजर क्या है? इसमें टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो, वीडियो, लिंक, इमेज इत्यादि सर्च कर सकते हैं। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? मोजाइक था। जैसे अभी ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन कौन से यूज होते हैं? क्रोम है, सफारी है, ये सारे ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। तो अभी तक हमने जो भी वेब ब्राउजर हम जब पढ़ते थे तो हमको क्या लगता था? क्रोम, सफारी है ना, मोजाइक और भी बहुत सारे हैं। ये सारे वेब ब्राउजर, ओपेरा है ना, यूसी मिनी, ये सारे वेब ब्राउजर हम जानते थे। लेकिन टेक्स्ट वेब ब्राउजर भी होते हैं, जैसे ब्राउश, लिंक मोड ब्राउजर, नेट्रिक, ईमैक, ई-लिंक्स, ये भी वेब ब्राउजर हैं। W3M। फिर ये तो थे वेब ब्राउजर और उनके प्रकार। अब वेब ब्राउजिंग क्या होता है? इंटरनेट पर किसी उद्देश्य के साथ वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंफॉर्मेशन की खोज करना वेब ब्राउजिंग कहलाता है। जैसे अगर हमें किसी बुक की खोज करनी हो तो वेब ब्राउजर में सर्च इंजन का पेज खोलेंगे और सर्च इंजन में सर्च बार पर हम उस बुक का नाम लिखेंगे। यहां पर हमारा उद्देश्य हमें पहले से पता है कि हमें किस बुक की तलाश करनी है। सर्च इंजन से प्राप्त रिजल्ट से हमें बुक की जानकारी मिल जाएगी। तो ये होता है वेब ब्राउजिंग। तो वेब ब्राउजिंग फिर से इंटरनेट पर किसी उद्देश्य के साथ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंफॉर्मेशन की खोज करना वेब ब्राउजिंग कहलाता है। लेकिन वेब सर्फिंग क्या होता है? इंटरनेट पर बिना किसी उद्देश्य के वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंफॉर्मेशन की खोज करना। तो यहां पर क्या है? इंटरनेट पर किसी उद्देश्य के साथ वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंफॉर्मेशन की खोज करना क्या कहलाती है? वेब ब्राउजिंग। लेकिन इंटरनेट पर बिना किसी उद्देश्य के ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंफॉर्मेशन की खोज करना ये कहलाता है वेब सर्फिंग। तो ये दो डिफरेंस थे वेब ब्राउजिंग और वेब सर्फिंग में। जैसे हमें किसी वेब सर्फिंग का
एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें किसी अच्छे शैक्षणिक संस्था की खोज करनी है, हम वेब ब्राउजर पर शैक्षणिक संस्था लिस्ट ओपन करेंगे और अपनी पसंद के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात बिना किसी उद्देश्य के बहुत सी जानकारी के बीच अपनी जानकारी खोजना वेब सर्फिंग है। वेब सर्फिंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। यहां देख सकते हैं हम कुछ मुख्य वेब ब्राउजर के नाम, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट का आधारभूत वेब ब्राउजर है, क्रोम या गूगल का वेब ब्राउजर है, सफारी या एप्पल का वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स या मोजिला का वेब ब्राउजर है, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, नेटस्केप नेविगेटर, एज या माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है जो विंडोज 11 में प्रदान किया गया है, एज। अन्य वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं? अमाया, अल्ट्रा ब्राउजर, ड्रैगन, स्लिमबोट, लूनास्केप, आईकैब, सी मंकी, रॉकमेल्ट, मैक्सथॉन, किड रॉकेट, एरन ब्राउजर, किलो, कोमिनो, टॉर्च ब्राउजर, ओमिनो वेब, ये सारे वेब ब्राउजर हैं। डार्क नेट या डीप वेब, ये क्या होता है? ऐसी वेबसाइट जो इंटरनेट एक्सेस हेतु प्रयोग किए जाने वाले सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग, याहू या सामान्य ब्राउजर के दायरे में नहीं आते, उन्हें डार्क नेट या डीप वेब कहा जाता है। यह केवल टीओआर क्या है? द यूनियन राउटर या आईआईपी इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। ये आम यूजर के पहुंच से बाहर होते हैं। इसके बाद होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग यह वह तकनीक है जिसमें इंटरनेट के द्वारा विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से किसी सॉफ्टवेयर के रूप में हमें दी जा सकती हैं या इंटरनेट पर हमें जगह दिया जाता है, जहां हम अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इन स्पेस को क्लाउड कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के साथ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड का कार्य करता है। आसान भाषा में समझे तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूजर इंटरनेट के किसी सर्वर पर अपने डाटा को स्टोर करने के लिए स्पेस खरीदता है और अपने व्यक्तिगत डाटा को क्लाउड में स्टोर करता है और भविष्य में आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग करता है। जैसे गूगल फोटोज, गूगल की इस सुविधा में हम अपने मोबाइल के सारे फोटोज को गूगल के सर्वर में स्टोर करके रख सकते हैं। फिर होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार। तो सबसे पहला है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग और हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी और हाइब्रिड। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के 3 प्रकार हैं। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म्स एज अ सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये 3 क्लाउड कंप्यूटिंग के सेवाएं हैं। आगे देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या क्या हैं। ये लार्ज स्टोरेज इसमें होता है, इसमें यूजर का पूरा डाटा क्लाउड पर सेव होता है। यूजर अपने आवश्यकता अनुसार
और भी डेटा क्लाउड में स्टोर करके रख सकता है। इसका दूसरा फायदा यह भी होता है कि पर्सनल सिस्टम का डाटा क्लाउड में स्टोर हो जाने से पर्सनल सिस्टम में मेमोरी स्पेस बढ़ जाता है। इजी डेटा एक्सेस होता है। क्लाउड में डाटा स्टोर करने से यूजर किसी भी स्थान और डिवाइस से डाटा एक्सेस कर सकता है, पर डाटा एक्सेस करने के लिए यूजर को इंटरनेट से जुड़ा होना आवश्यक है। इसके बाद आता है लेस प्राइस, कीमत इसकी कम होती है। यूजर यूजर अपने आवश्यकता अनुसार क्लाउड में स्पेस खरीद सकता है। जैसे व्यक्ति को 500 जीबी का मेमोरी स्पेस चाहिए तो वह क्लाउड पर यह स्पेस खरीद सकता है, जिसके लिए उसे मूल्य चुकाना पड़ेगा। उसे लाभ यह होगा कि उसे हार्ड डिस्क नहीं खरीदनी पड़ेगी, तो ये कम प्राइस में आपको हो जाता है। इसके बाद आती है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर और सेंसर्स को इंटरनेट से जोड़ने, डाटा संग्रहित करने तथा आदान प्रदान करने में सहायता करता है। IoT सेंसर का उपयोग होता है जो IoT सेंसर्स का उपयोग होता है जो वास्तविक दुनिया के डाटा को कैप्चर कर इस जानकारी को एक टुकड़े में अनुवादित करता है। यह सेंसर तापमान, आर्द्रता इत्यादि को कैप्चर करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। IoT में दैनिक संचार के कुल 3 प्रकार हैं। IoT एनालिटिक्स के लिए पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। केविन एस्टन ने IoT शब्द को 1999 में गढ़ा। किसने? केविन एस्टन। IoT प्लेटफॉर्म को 4 भागों में विभाजित किया गया है। IoT के द्वारा सभी डिवाइसों को लिंक करने के लिए TCP/IP लिंक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। IoT में सेंसर एक उपकरण है जो भौतिक या पर्यावरणीय मापदंडों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। IoT स्मार्ट ग्रिड के आर्किटेक्चर में बिग डेटा का प्राथमिक कार्य एकत्रित डेटा का भंडारण करना होता है। IoT डेटा लिंक लेयर का उपयोग उदाहरणों में वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। कई IoT डिवाइस अपना डेटा क्लाउड आधारित सर्वर पर संचारित करते हैं। क्लाउड IoT उपकरण द्वारा उत्पन्न बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित और संसाधित करने के एक केंद्रीय भंडारण है। इस डेटा को इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी एक्सेस और विश्लेषण किया जा सकता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम क्या कहते हैं? ईमेल। ईमेल की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1970, इसको देखना पड़ेगा क्या है, 1970 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। इसका नाम और सन हमको अच्छे से देखना पड़ेगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। इसमें ईमेल सेवा का इन्हें ईमेल सेवा का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ईमेल इंटरनेट पर कम खर्च में तीव्र गति से संदेश भेजने या प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जबकि संदेश प्राप्त करने के लिए POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है।
SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। प्रेषक सेंडर के द्वारा प्राप्तकर्ता रिसीवर को इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है। यह मैसेज सेंडिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। प्रेषक के द्वारा भेजा गया मैसेज SMTP प्रोटोकॉल का पालन करके सर्वर में सेव कर लिया जाता है। फिर होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल मैसेज रिसीविंग एजेंट की तरह कार्य करता है। STMP प्रोटोकॉल के द्वारा भेजा गया मैसेज जो सर्वर में स्टोर होता है, सर्वर में स्टोर मैसेज को यूजर के सिस्टम तक लाने के लिए POP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल प्राप्तकर्ता को मैसेज या मेल को सिस्टम में डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। फिर आती है ईमेल के लाभ। ईमेल के क्या क्या लाभ हैं? यूजर नेम एट डोमेन नेम .com। यूजर नेम क्या होता है? यूजर नेम किसी भी व्यक्ति के ईमेल एड्रेस के प्रारंभ में आता है। यूजर नेम एक यूनिक नेम होता है जो एक उपयोगकर्ता का एक ही हो सकता है। यूजर नेम अधिक से अधिक 64 कैरेक्टर का हो सकता है। यूजर नेम में स्पेस का प्रयोग नहीं किया जाता। यूजर नेम में डोमेन नेम @ से इसे अलग किया जाता है। यूजर नेम केस सेंसिटिव होता है। यूजर नेम में डॉट और अंडरस्कोर का प्रयोग किया जा सकता है। फिर डोमेन नेम, इसमें डोमेन नेम क्या होता है? यह उस सर्वर का नाम होता है जो ईमेल खाता प्रदान करता है। डोमेन नेम पहले से डिफाइन होता है, जैसे gmail.com। जीमेल का सर्वर हमें मेल भेजने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे उदाहरण ये। ईमेल के मुख्य लाभ कौन कौन से हैं, अब हम इसमें देख सकते हैं। ईमेल के लाभ में सबसे पहले ये एड्रेस बुक होता है। एड्रेस बुक में बहुत से ईमेल एड्रेस का कांटेक्ट के रूप में सिस्टम में स्टोर हो सकते हैं। मेल भेजने के लिए ईमेल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। यह फोन के कॉन्टेक्ट्स की तरह होते हैं। कंपोज, कंपोज क्या होता है? जब भी हम मेल देखने के लिए मेल बनाने की शुरुआत करते हैं, यह क्रिया कंपोज कहलाती है। कंपोज मेल में क्लिक करने के बाद निम्नलिखित ऑप्शन दिखाई देते हैं। फ्रॉम, तो फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स में मेल भेजने वाले व्यक्ति का पता लिखा जाता है। यह पहले से ही सेंडर के फ्रॉम बॉक्स में लिखा होता है। टू, इस टेक्स्ट बॉक्स में हम पता लिखते हैं जिसे हमें ईमेल सेंड करना है। फिर आता है कार्बन कॉपी, जिसे हम CC कहते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह जान पाता है कि उक्त मेल उसके अतिरिक्त और किस किस पते पर भेजा गया है। इसके बाद आता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC। तो CC और BCC में अंतर यह है कि BCC में प्राप्तकर्ता को यह पता नहीं चलता कि यह मेल किस किस को भेजा गया है। CC में पता चलता है और BCC में नहीं पता चलता। तो CC में क्या बोला है? एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राप्त करने वाले व्यक्ति जान पाता है कि उक्त मेल उसके अतिरिक्त और किस किस पते पर भेजा गया है। लेकिन BCC में प्राप्तकर्ता को यह पता नहीं चलता कि यह मेल किस किस को भेजा गया है। फिर
इसके बाद आती है अटैचमेंट। अटैचमेंट वह स्थान है जहां हम भेजने वाले फाइल को ईमेल के साथ जोड़कर इच्छित पते पर भेजते हैं। ईमेल के द्वारा एक बार में 25 MB तक की फाइल भेजी जा सकती है। अगर फाइल 25 MB से अधिक हो तो वह गूगल ड्राइव या वेटरन फॉर में स्टोर किया जाता है और गूगल ड्राइव में लिंक को प्राप्तकर्ता तक भेजा जा सकता है। इनबॉक्स। इनबॉक्स क्या है? यूजर के पास आया हुआ मेल इनबॉक्स में स्टोर होता है। ड्राफ्ट। एक मेल जो भेजने के लिए कंपोज किए गए हैं परंतु भेजे नहीं गए हैं, ऐसे मेल ड्राफ्ट में स्टोर होते हैं। ईमेल स्पैम। ईमेल स्पैम क्या है? इसे जंक ईमेल या अनसॉलिसिएटेड बल्क ईमेल भी कहा जाता है। इसे अवांछित संदेश भी कहा जाता है। ईमेल द्वारा प्रदान की गई सेवाएं। तो ईमेल द्वारा प्रदान की गई सेवाएं कौन कौन सी है? सिस्टम के माध्यम से हम मेल कंपोज कर सकते हैं। सिस्टम के माध्यम से हम मेल को एक आईडी से दूसरे आईडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ईमेल सिस्टम के माध्यम से खराब मेल या स्पैम की रिपोर्ट कर सकते हैं। ईमेल सर्विस प्रदाता कंपनियों के नाम कौन कौन से हैं? जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, एओएल मेल, प्रोटॉन मेल, जोहो मेल, आई क्लाउड मेल, सेंडग्रिड मेल। तो इतने सारे जो है ये कंपनियां हैं जो मेल भेजने का काम करती है, लेकिन हम जनरली किसका यूज करते हैं? जीमेल का ही यूज करते हैं। जीमेल ये मैसेज व अटैचमेंट को गोपनीय भेजने का तरीका है। अपने कंप्यूटर पर जीमेल पर जाएं, मेल कंपोज करें, कॉन्फिडेंशियल गूगल मोड टॉगल मोड पर क्लिक करें, समाप्ति तिथि और पासकोड निर्धारित करें और मेल को सेव कर दें। तो इस तरीके से अटैचमेंट को गोपनीय तरीके से भेजा जा सकता है। सबसे पहले आपको कहां जाना है? जीमेल में जाना है। उसके बाद मेल को कंपोज करना है। फिर कॉन्फिडेंशियल टॉगल मोड कॉन्फिडेंशियल टॉगल मोड में जाना है। फिर समाप्ति तिथि और पासवर्ड, ठीक है, एंड डेट और इसमें पासवर्ड डालना है। उसके बाद मेल को सेव कर देना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? गोपनीय तरीके से किसी मैसेज को भेज सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप सामने वाले को जब पासवर्ड देंगे तो उस पासवर्ड का यूज करके ही वो मेल को खोल सकता है। जनरली ये बैंक के जो रिसिप्ट्स आते हैं ये सारे पासवर्ड से क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड होते हैं। इंटरनेट सुविधाएं। इंटरनेट की क्या क्या सुविधा होती है? तो इंटरनेट से हम चैटिंग कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ई लर्निंग हम कर सकते हैं, ई बैंकिंग कर सकते हैं, ई शॉपिंग कर सकते हैं, रिजर्वेशन करा सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पे जा सकते हैं, ई कॉमर्स का यूज कर सकते हैं और न्यूज ग्रुप का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यूज करते भी हैं। फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या होती है? वाईमैक्स। वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है? वाईमैक्स विभिन्न शहरों के बीच इंटरनेट संपर्क स्थापित हेतु गति 30 से 70 एमबीपीएस होती है। वाईमैक्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है। यह 50 किलोमीटर के दायरे को वायरलेस इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है।
WLL वायरलेस लोकल लूप स्थानीय बेतार तकनीक है जो ग्राहकों को वायरलेस तकनीकों से स्थानीय टेलीफोन स्टेशन से जोड़ती है। ब्लूटूथ ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल फोन, कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइस के मध्य डाटा और वॉइस को वायरलेस तरीके से कम दूरी में स्थानांतरित करती है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1994 में हुई थी। यह 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में डाटा सेंड करती है। ब्लूटूथ से कनेक्ट सिस्टम पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। रेडियो वेव द्वारा 100 मीटर दूरी तक आंकड़ों का संचरण कर सकती है। ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है। वाईफाई वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। 100 मीटर तक एवं 100 एमबीपीएस की गति से कार्य करता है। आजकल अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया है जब से जियो और एयरटेल ने फाइबर सुविधा उपलब्ध कराई है, तो ये 150 से 200 एमबीपीएस भी देती है। WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यह कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का समूह होता है जो वायरलेस डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। हमारे मोबाइल में उपयोग होने वाले हॉटस्पॉट जिसके माध्यम से हम किसी अन्य मोबाइल का इंटरनेट कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करते हैं, यह WAP का उदाहरण है। भारत में इंटरनेट का विकास तो भारत में इंटरनेट का विकास कब से कब तक हुआ, अब हम ये देख लेते हैं। भारत में इंटरनेट का विकास 15 अगस्त 1995 में किया गया। कब? 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट का विकास हुआ। भारत में यह सुविधा प्रदान करने वाला VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड था, जिसे बाद में टाटा कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए नेटवर्क स्थापित किए हैं जिसे हम क्या कहते हैं? स्वान कहते हैं। SWAN मतलब स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क SWAN। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे गूगलिंग किसे कहते हैं? गूगल सर्च इंजन पर किसी तथ्य को सर्च करना गूगलिंग कहलाता है। कुकी क्या कहलाता है? एक छोटी संदेश फाइल होती है जो वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउज़र को दी जाती है। इसके बाद इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में जुड़ा होता है। इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने से पहले डिजिटाइज्ड करना आवश्यक होता है। विश्व का पहला इंटरनेट नेटवर्क ARPANET था। डाटा के संचरण के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की सीमा बैंडविड्थ कहलाता है। इंटरनेट विभिन्न कंप्यूटरों की पहचान IP एड्रेस से करता है। फिर ये भी है इंपॉर्टेंट, .MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग वीडियो को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए विषय वस्तु कंटेंट एवं उसके पलों की योजना को स्टोरी बोर्ड कहते हैं। जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है जिटर कहलाता है। बैंक एल्गोरिदम का प्रयोग डेडलॉक रोकन के लिए किया जाता है। POP3 प्रोटोकॉल
ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। पोस्ट ऑफिस वाला जो है लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम नियमों का वह सेट है जिसका पालन लोड बैलेंसर विभिन्न क्लाइंट अनुरोधों में से प्रत्येक के लिए सर्वोत्तम सर्वर निर्धारित करने के लिए करता है। कई सर्वर पर नेटवर्क ट्रैफिक वितरित करना मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद आती है आपकी ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस से आशय है इंटरनेट के माध्यम से आम लोगों तक सरकारी सेवाओं को उपलब्ध कराना। ई गवर्नेंस के प्रकार क्या क्या है? तो सबसे पहले 4 प्रकार के होते हैं ई गवर्नेंस। सबसे पहला है आपका G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। और G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। तो इस 4 तरीके से इसका उपयोग किया जाता है ई गवर्नेंस का। आगे देखते हैं ई गवर्नेंस के चरण क्या क्या हैं। तो कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन अंतर क्रियाशील मतलब इंटरेक्टिविटी, ये सारे ई गवर्नेंस के चरण हैं। तो चरण मीन्स क्या है कि सबसे पहले कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, आजकल सारी चीजें कंप्यूटर के माध्यम से हो रही हैं। फिर उनको नेटवर्क और हब के माध्यम से जोड़ा जाता है। फिर ऑनलाइन सारी चीजें, ऑनलाइन उपस्थिति है ना, वेबसाइट के माध्यम से संगठनात्मक संरचना, संपर्क विस्थापित करना, रिपोर्ट और प्रकाशन करना, संबंधित सरकारी संस्थाओं के उद्देश्य और दृष्टि का विवरण की जानकारी देना, ये सारी चीजें क्या है? ऑनलाइन उपस्थिति या ऑनलाइन प्रेजेंस उसमें शो किया जाता है। ऑनलाइन अंतर क्रियाशील इंटरेक्टिविटी, तो जितनी भी काम होती है जो हमें डाउनलोड, जैसे मान लीजिए कोई एक बड़े ऑफिसर है, वो अपना उसमें डाले चीजें और बाकी सबने उसे इंटरनेट के माध्यम से देख लिया, अलग से सर्कुलेट किसी के पास जाके हमें नहीं करना पड़ा। तो यही है ऑनलाइन अंतर क्रियाशील इंटरेक्टिविटी। तो ये ई गवर्नेंस के चरण है और ये है इन 4 तरीकों से ई गवर्नेंस किया जाता है। सबसे पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। तो ये था हमारा इंटरनेट के बारे में जानकारी। इंटरनेट के बारे में जानकारी। इंटरनेट के बारे में सबसे पहले हमने देखा इंटरनेट का इतिहास देखा, फिर इंटरनेट के लाभ देखे, इंटरनेट की हानियां देखी। इसके बाद इंटरनेट की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है। फिर हम आए ओएसआई मॉडल पर। ओएसआई मॉडल के 7 लेयर देखे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। इसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में हमने देखा। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? आईपी एड्रेस वर्जन 4, आईपी एड्रेस वर्जन 6। फिर आईपी एड्रेस भी 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक वो होते हैं जो जिसका एड्रेस चेंज नहीं होता, और डायनेमिक वे होते हैं जिनका एड्रेस चेंज हो सकता है। फिर हमने देखा एफटीपी, एसएमटीपी, आईएमईपी, पीओपी3, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एसएसएल, एचटीएमएल, यूडीपी। फिर टेलनेट प्रोटोकॉल, डीएचसीपी। फिर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एड्रेस एआरपी इज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, गोफर, ईथरनेट प्रोटोकॉल, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर हमने देखा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के बाद इंटरनेट की महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें था www के बारे में, वेब पेज के बारे में, वेबसाइट के बारे में थी। फिर था
वेब सर्वर, फिर आ गया आपका ओपन वेब सर्वर, वेब एड्रेस, डोमेन नेम सिस्टम, फिर डोमेन नेम, उसके बाद डोमेन नेम के प्रकार, जेनेरिक और कंट्री नेम, फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल क्या होता है, फिर यूआरएल को कैसे लिखा जाता है, तो वो इस तरीके से एचटीटीपी सेपरेटर, फिर होस्ट नेम और पाथ, ये चार तरीके से लिखा जाता है। वेब ब्राउजर फिर क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर में टेक्स्ट वेब ब्राउजर और ग्राफिकल वेब ब्राउजर, तो आजकल हम कौन सा यूज करते हैं, ग्राफिकल वेब ब्राउजर। फिर कुछ प्रमुख वेब ब्राउजर यहाँ नाम दे दिए गए हैं। फिर डार्क नेट हमने देखा, डीप वेब और क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी और हाइब्रिड। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवाएं तीन प्रकार की होती हैं, IaaS, PaaS, SaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन से हैं, लार्ज स्टोरेज और इजी डाटा एक्सेस और लेस प्राइस। फिर IoT हमने देखा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फिर देखा हमने ईमेल, तो ईमेल कब आया, कैसे आया, ईमेल को कैसे लिखा जाता है, और ईमेल में फिर एड्रेस बुक क्या होता है, कंपोज कैसे करते हैं, फ्रॉम किस जो सेंड करने वाला रहता है, टू जो लेने वाला रहता है। फिर कार्बन कॉपी क्या होता है, जिसमें व्यक्ति के अतिरिक्त सारे किसको किसको भेजा गया ये भी पता चलता है, लेकिन BCC जो रहता है ये व्यक्ति को पता नहीं चलता कि किसको किसको भेजा गया है। अटैचमेंट होता है, फिर इनबॉक्स होता है, ड्राफ्ट, ईमेल स्पैम और ईमेल की सेवाएं। फिर ईमेल सेवाएं देने की वाली कंपनियां यहाँ पर हैं। फिर जीमेल कैसे कंपोज किया जाता है और पासवर्ड उसमें कैसे निर्धारित किया जाता है। फिर इंटरनेट सुविधाएं, फिर वायरलेस नेटवर्क क्या होती है। इसके बाद भारत में इंटरनेट का विकास 15 अगस्त 1959 को ये स्टार्ट हुआ था, और इसे स्टार्ट करने वाली कंपनी कौन थी, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। बाद में इसे टाटा ने अधिग्रहित कर लिया था, और छत्तीसगढ़ में SWAN, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क यूज किया जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी में गूगलिंग, कुकी, ये सारी थी। ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस के प्रकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। G2G, G2C, G2B, G2E, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इसके बाद ई गवर्नेंस के चरण, कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति और अंतर क्रियाशील। तो ये थे आपके इंटरनेट के बारे में पूरी जानकारी। तो आई होप ये आप सभी को अच्छा लगा होगा, और ये क्लास बहुत लंबी हो गई है, तो इसे आप 2x में करके देखें या 1.5x में करके देखें, तो ये जल्दी आपको समझ में आएगी और फास्ट होगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।